हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसको भी करके दिखाना है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को और स्टार्ट करते हैं प्रमुख 10 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप याद करना दोस्तों। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो दोस्तों लगातार हमारी जो बोर्ड वाली क्लास आ रही है उसको अटेंड करते रहना दोस्तों, ठीक है। प्रमुख पहला क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो याद रखेंगे प्यारे मित्रों, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है महाभारत की। किसकी बात हो रही है प्यारे मित्रों, महाभारत की बात हो रही है। तो महाभारत से संबंधित पॉइंट पहला लिखेंगे दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम बताओ। महाभारत का पुराना नाम, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है प्यारे मित्रों, जय संहिता। क्या है प्यारे मित्रों, जय संहिता जो है महाभारत का क्या है, पुराना नाम है। दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे कि महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ, यानी महाभारत दुनिया के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से माना जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे महाभारत जो है वो दुनिया के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य। याद रखेंगे महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। और ध्यान रखेंगे तीसरा पॉइंट दोस्तों कि देखिएगा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है महाभारत। इसके अलावा प्रमुख आप लिखेंगे कि महाभारत जो है, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। महाभारत में 1 लाख से अधिक क्या है प्यारे मित्रों, 1 लाख से अधिक श्लोक है इसमें, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है दोस्तों। 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है। आपको पता होगा दोस्तों 2 परिवार कौन है, कुरुवंश। देखेगा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का क्या है, विवरण है। मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं आपके सामने, देखेगा कौरव और पांडव, इनके बारे में भी बता रखा है दोस्तों। याद रखेंगे महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है, कौरव और पांडव। छठा पॉइंट इसी में आप लिखेंगे दोस्तों कि महाभारत जो है, महाभारत इसके मूल कथा के रचिता कौन है प्यारे मित्रों, मूल कथा के रचिता, तो मूल कथा के इसके रचिता है भाट सारथी। कौन है प्यारे मित्रों, भाट सारथी जो है, भाट सारथी ये महाभारत के मूल कथा के रचिता है। इसके अलावा दोस्तों आप इसी में लिखेंगे कि महाभारत के रचिता कौन है, महाभारत के रचिता, मूल कथा के रचिता तो भाट सारथी हो गए। तो महाभारत के रचिता कौन हो गए, तो इसके रचिता हो गए वेद व्यास जी। कौन हो गए प्यारे मित्रों, रचयिता इसके वेद व्यास जी हो गए। मूल कथा के रचिता पूछा जाए तो भाट सारथी आपको करना है। इसके अलावा प्रमुख आप लिखेंगे दोस्तों कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है, समालोचनात्मक जो संस्करण है, समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था वी.एस. सुतांकर ने। किसने किया था प्यारे मित्रों, वी.एस. सुतांकर ने प्यारे मित्रों क्या किया था, समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। आप लिखेंगे दोस्तों महाभारत की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, महाभारत की भाषा है संस्कृत भाषा। किस प्रकार की भाषा है महाभारत की, संस्कृत भाषा है। महाभारत देखो पहला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से माना जाता है। महाभारत में देखेंगे 1 लाख से अधिक श्लोक है। महाभारत का पूर्ण नाम जय संहिता है। इसके अलावा महाभारत की देखो, महाभारत जो है 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है और कौरव और पांडव। महाभारत के मूल कथा के रचयिता पूछा जाए भाट सारथी आपको करना है, और महाभारत के रचयिता पूछा जाए तो वेद व्यास आपको करना है। इसके ये पॉइंट आप सभी याद करेंगे प्यारे मित्रों। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है वो ये पूछा कि वी.एस. सुतांकर कौन थे। तो वी.एस. सुतांकर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वी.एस. सुतांकर थे संस्कृत के विद्वान। कौन थे प्यारे मित्रों, संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुतांकर। संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुतांकर। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुतांकर और इन्हीं के नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत भी होती है। देखिएगा अगला तीसरा क्वेश्चन, पितृवंशी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द में ही हमें चल रहा है पितृवंशी व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, समाज में पिता की चलती है। बिल्कुल पितृवंशी व्यवस्था किसे कहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। पितृवंशी व्यवस्था देखिएगा आपके सामने बिल्कुल यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा पितृवंशी व्यवस्था और दूसरा पूछा जाएगा मातृवंशी व्यवस्था। देखिएगा पितृवंशी व्यवस्था मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पितृवंशी व्यवस्था।
पितृवंशी व्यवस्था। इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं पितृवंशी व्यवस्था के बाद में मातृवंशी व्यवस्था। मातृवंशी व्यवस्था, मातृवंशी व्यवस्था, पितृवंशी व्यवस्था और मातृवंशी व्यवस्था, इन दोनों से आप क्या समझते हैं? तो पितृवंशी व्यवस्था ये एक सामाजिक व्यवस्था है प्यारे मित्रों। क्या है? सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, समाज में जो है पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी समाज में जो शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? पुरुष के हाथों में होती है दोस्तों। तो ये हमारी पितृवंशी व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि समाज में किसकी चलती है? पुरुषों की चलती है दोस्तों, पुरुषों के पास शक्ति होती है। तो ये हमारी पितृवंशी व्यवस्था हो गई। ये भी एक सामाजिक व्यवस्था है और इसमें क्या होता है, समाज में माताओं को भी महत्व दिया जाता है। तो ये मातृवंशी व्यवस्था। ध्यान रखेंगे, पितृवंशी व्यवस्था में पिता को महत्व दिया जाता है, मातृवंशी व्यवस्था में माता को महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब जो है, पितृवंशी व्यवस्था में पिता के पास शक्ति होती है, मातृवंशी व्यवस्था में माता के पास शक्ति होती है। पितृवंशी व्यवस्था में जैसे पिताजी की मृत्यु हुई तो देखो पिताजी की जो शक्ति है वो किसके हाथों में आ जाएगी दोस्तों? उसके पुत्र के हाथों में आ जाएगी, पुत्र के हाथों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मातृवंशी व्यवस्था, पितृवंशी व्यवस्था आप सभी के मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों। अब देखिएगा प्रमुख आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के तहत एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों, क्या सातवान वंश में माताएं महत्वपूर्ण थी? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देखो पूछा जा सकता है। क्या सातवान वंश में आपको पता होगा सातवान वंश के बारे में देखो। सातवान वंश में माताएं जो है वो महत्वपूर्ण थी? माताएं क्या महत्वपूर्ण थी क्या? बिल्कुल इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सातवान वंश में माताएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवान वंश के कई शासक ऐसे थे जो मातृ नाम से चिन्हित किए जाते थे। ठीक है, सातवान वंश के शासक जो है मातृ नाम से चिन्हित किए जाते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सातवान वंश में माताएं जो है वो महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा प्रमुख चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? चौथा क्वेश्चन ये पूछा दोस्तों, बिल्कुल मैं धुआंधार तरीके से बोल रहा हूं दोस्तों, फरटदार तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बिना आपका टाइम गए और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। जिस प्रकार मुझे याद है उसी प्रकार आपको भी याद होने चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी साथ साथ में नोट करते रहे दोस्तों। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्यारे मित्रों कितने प्रकार बताए गए हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? बिल्कुल दोस्तों एक शब्द आया है, कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? तो 4 प्रकार के विवाह क्या माने गए प्यारे मित्रों? 4 प्रकार के विवाह जो है इसमें उत्तम माने गए हैं। तो बिल्कुल आप इसका उत्तर लिख सकते हैं 4। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के विवाह जो है वो उत्तम माने गए हैं, और मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों, अब यहां पर देखिएगा मैं एक आपके सामने क्वेश्चन यानी रखने वाला हूं दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन ये हमें पूछा जाएगा, कि बताइएगा, एक शब्द आपके सामने आएगा दोस्तों, बहुपति प्रथा। देखो बहुपति प्रथा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बहुपति प्रथा से आप क्या समझते हैं। एक तो होता है बहुपति प्रथा और दूसरा होता है बहुपत्नी प्रथा। बिल्कुल दोस्तों, बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इनको याद कर लेना। देखिएगा आप इन शब्दों से अच्छे से परिचित होंगे मेरे हिसाब से। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है दोस्तों बहुत। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत। और देखो पति यानी पति होता है तो आप सब जानते हैं दोस्तों, बहुत जिसके पति होते हैं। देखिएगा जब किसी स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो वो कहलाती है बहुपति प्रथा। जब किसी स्त्री के एक से ज्यादा पति हो तो वो बहुपति प्रथा कहलाएगी। और यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा का बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब होता है अधिक यानी बहुत। बहुपत्नी यानी जिसके एक से ज्यादा पत्नियां हो वो बहुपत्नी प्रथा कहलाएगी। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि गोत्र क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण नियम बताओ। गोत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण 2 नियम बताओ। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे गोत्र क्या है, तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र क्या है, तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। और गोत्र का जो संकलन है, देखिएगा गोत्र का प्रचलन 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके क्या पूछा कि 2 महत्वपूर्ण नियम बताओ। गोत्र के महत्व
महत्वपूर्ण 2 नियम बताओ। मैं जो बोलूंगा वो आप सुनना दोस्तों। गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं कि देखो, विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र बदलकर अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता था। यह पहला नियम है दोस्तों। दूसरा नियम आप लिख सकते हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे दोस्तों। याद रखेंगे, दोनों नियम मोस्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे यहां से। तो ये गोत्र क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण नियम बताओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और अच्छे से आप याद कर लेना। इसके बाद देखो प्रमुख छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या सदैव क्षेत्र ही राजा होते थे? क्या सदैव क्षेत्र ही राजा होते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सदैव क्षेत्र ही राजा होते थे? इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है देखिएगा दोस्तों। वैसे मैंने सभी ट्रॉफी के नोट्स करवा रखे हैं, बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके से, सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको करवा रखे हैं। जिस प्रकार नोट्स में है, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार नोट्स में लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल आप चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। देखिएगा, क्या सदैव क्षेत्र ही राजा होते थे? देखिएगा, क्षेत्र ही राजा होते थे। वैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार तो केवल क्षेत्र ही राजा हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो कई शासक ऐसे थे जो क्षेत्रीय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। जैसे आपको उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्षेत्रीय नहीं था लेकिन फिर भी राजा था। इससे हम कह सकते हैं कि भाई देखो, क्या सदैव क्षेत्रीय राजा हो सकते थे? क्या सदैव क्षेत्रीय राजा होते थे? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी राजा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सभी को प्यारे मित्रों पता होगा, वर्ण जो है, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं प्यारे मित्रों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है दोस्तों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है दोस्तों ब्राह्मण। इसके अलावा बात करते हैं ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में वैश्य, ठीक है, वैश्य के बाद में बात करते हैं शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्ण माने गए हैं प्यारे मित्रों। कितने वर्ण माने गए हैं? 4 वर्ण माने गए हैं। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो दोस्तों, 4 वर्ण दे रखे हैं। ब्राह्मण के क्या कार्य है? ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, दान देना, ठीक है, दान देना, दान लेना। ये प्रमुख जो है कार्य किसके हैं? ब्राह्मण के कार्य हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर क्षेत्रीय के कार्य शासन करना, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, ये क्षेत्रीय के कार्य हैं। वैश्य के क्या कार्य है? वैश्य के कार्य कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ठीक है, ये भी वैश्य के, यज्ञ करना भी कह सकते हैं, यज्ञ करना भी वैश्य का कार्य है। शूद्र के क्या कार्य है? शूद्र के कार्य दोस्तों ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की क्या करना है प्यारे मित्रों? इन तीनों की सेवा करना किसका कार्य है? इन तीनों की सेवा करना किसका कार्य है प्यारे मित्रों? शूद्र का कार्य है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करने का कार्य कौन करते हैं? शूद्र करते हैं। अब आपको याद रखना है, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं? तो आप लिखेंगे देवी व्यवस्था से मानते हैं। किससे मानते हैं प्यारे मित्रों? देवी व्यवस्था से मानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो देवी व्यवस्था से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा, चांडाल कौन थे? चांडाल, तो देखो, मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। कोई भी जानवर मर जाता था तो दोस्तों ये क्या करते थे? उसके चमड़े को उछालते थे, चमड़े को छीन लेते थे। ठीक है, ये है चांडाल। चांडाल को देखो, चांडाल कौन थे? तो आप लिखेंगे चांडाल, मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। और ये चांडाल जो है वो घर से बाहर रहते थे। मरे हुए व्यक्तियों के देखो कोई आभूषण पहनते थे, ये प्रमुख कपड़े पहन लेते थे। तो ये चांडाल जो है वो, ठीक है। अब देखो, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। आरबीएसई बोर्ड 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीएसई बोर्ड 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि देखो, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत की रचना हजारों वर्षों तक होती रही प्यारे मित्रों। महाभारत की रचना हजारों वर्षों तक होती रही, इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते गए। ठीक है, महाभारत में अनेक अलग अलग भाषा ऐड की गई दोस्तों, अलग भाषा जुड़ती गई। इसके अलावा प्रमुख कहानियों को भी ऐड किया गया इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी रचना में हजारों वर्षों से भी ज्यादा समय लगा। ठीक है, इसमें देखो, महाभारत को एक गतिशील का मतलब क्या हो रहा है? गतिशील का मतलब लगातार गति करना, लगातार इसमें बदलाव होना। ठीक है, इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपको इसी तरीके से लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखो, प्रमुख अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
मैं फटाफट बता रहा हूं दोस्तों, फटाफट बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? सबको पता है, अभी हमने देखा था शुरुआत में, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई दोस्तों। ठीक है, संस्कृत भाषा में आप याद रखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो संस्कृत भाषा आप याद करेंगे, संस्कृत भाषा में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां पर मैंने लिखे हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको याद रखना प्यारे मित्रों, पुराणों की संख्या है 18। कितने हैं प्यारे मित्रों? पुराणों की संख्या 18 है। मनुस्मृति, महाभारत और रामायण के रचयिता कौन है? बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पुराणों की संख्या 18 आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। देखो दोस्तों बताना है कि हमें महाभारत की रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है। इसके अलावा हमें पूछा है कि रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है। इसके अलावा प्रमुख हमें पूछा है मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तीनों के रचयिता आप याद कर लेना दोस्तों। महाभारत के रचयिता तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कौन है? वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है, तो फिर हमें भाट सारथी करना है। रामायण के रचयिता तो आप सभी जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि प्यारे मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जो है, महर्षि वाल्मीकि ये रामायण के क्या है? रचयिता है। मनुस्मृति के रचयिता तो आप सभी पता होगा दोस्तों, मन्नु करना, इसका आंसर क्या करना है? मन्नु मनुस्मृति के रचयिता है। इसके अलावा देखो कौरव और पांडव किस वंश से थे? कौरव और पांडव दोनों किस वंश से थे? तो कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश से थे दोस्तों। किस वंश से थे? कुरु वंश से थे। आप याद करेंगे कौरव और पांडव किस वंश से थे? कुरु वंश से थे दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगला देखिएगा, सुदर्शन जेल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो देखो रुद्रदमन ने जो है, रुद्रदमन ने दोस्तों, रुद्रदमन ने जो है वो सुदर्शन जेल का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ये याद करना है। तो इस तरीके से हमने फटाफट दोस्तों 10 क्वेश्चन देखें। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों मैंने धुआंधार तरीके से आपके सामने 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, आपको पता तो होगा दोस्तों हमारी क्लास इसी प्रकार से डेली 7 बजे चलती है। ठीक है, और मैं आपके सामने फटदार तरीके से आता हूं दोस्तों, बिना आपका टाइम गवाए। प्रमुख 10 क्वेश्चन को मैंने रिवीजन करवा दिया है। आप सभी इनको अच्छे से लिखे, अच्छे से याद करें। जो दोस्त अभी से स्टार्ट जिन्होंने तैयारी कर दी है वो आराम से मजे करेगा दोस्तों, पूरे 100 में से 100 नंबर लाएगा। अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% सफलता मिलेगी। बोर्ड में आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।